कुछ हुआ ही नहीं, पेपर लीक जैसी कोई बात ही नहीं, सब गलत। हम क्या करें, हमने तो आपके बच्चों को पास करवा ही दिया था, नंबर ला ही दिया था, अब कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो हम क्या करें। इसका अंत कैसे होगा सर? ऑपोजिशन भी तो बहुत ठंडा ही रहता है, कौन उठाएगा इन मुद्दों? आप बताइए, गरीब की तो पहुंच ही नहीं। भ्रष्टाचार जरूरी है, भ्रष्टाचार होता है तो अर्थव्यवस्था में गति आती है। गरीब लोग हैं, उनसे मेहनत करवाओ, उसको पढ़ने मत दो, उनसे मजदूरी करवाओ, उनको सस्ता श्रम बना करके रखो। क्या हमारा गरीब जो है, ये हमारे गरीब हैं, उन्हें हम नहीं समझा पाएंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा सर इस नेक्सस को एक्सपोज करने की? बैठो घर में रहो, तुम न ट्रेन से सफर कर सकते हो, न प्लेन से कर सकते हो, न गाड़ी में चढ़ सकते। संवैधानिक संस्थानें एक दूसरे को का बचाव कर रहे हैं, जनता के लिए कहाँ खड़े हैं। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अभी नीट को लेकर बच्चे परेशान हैं, प्रदर्शन करते रहे। शिक्षा मंत्री इस तरह से पहले कहते हैं एनटीए को क्लीन चिट देते हुए कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बाद में कहते हैं कि कुछ इनपुट्स ऐसे मिले हैं। अभी उससे भी उभर नहीं पाए थे कि यूजीसी नेट को लेकर बड़ी खबर आ गई और एग्जाम रद्द हो जाता है। आप ये मानिए 317 शहरों में 1205 सेंटर्स बनाए जाते हैं, 11,21,225 स्टूडेंट्स पेपर देते हैं और एकदम से खबर आती है कि कुछ ऐसे इनपुट्स हैं कि वहां पर भी कुछ गड़बड़ी हुई और पेपर रद्द। प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी, ये 56 इंच वाली सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही। आप सोचिए, ये सबसे बड़ा फेलियर नहीं है? शुक्रिया जीना जी। देखिए, देश में कोई भी एग्ज़ाम जो अब है पेपर लीक से अछूता नहीं है, और हम इसको एक इस रूप में देखें कि शिक्षा माफिया है पूरे देश में, और उस माफिया का सत्ता के साथ में संबंध है। और ये सत्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही की सरकार हो, ये तो कांग्रेस की सरकार में भी राजस्थान में पेपर लीक हुए, बिहार में आप साझा सरकार बोल लीजिए, आज नीतीश कुमार की है बीजेपी के साथ, पहले आरजेडी के भी साथ थी, वहाँ भी बहुत सारे पेपर लीक हुए। पहले वाले आज 10 पुराने एग्जाम के पेपर लीक के सबूत आ रहे हैं, तो तब तो महागठबंधन की भी सरकार थी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सत्ता का माफिया, शिक्षा माफिया के साथ एक गठजोड़ है। जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय उनसे एक टारगेट के हिसाब से रकम कैसे इकट्ठा हो, ये नेताओं के पास में रिक्वायरमेंट होती है, और शिक्षा माफिया प्रोवाइड कराता है। उस बहाने वो आधे वो लूटते हैं, आधे नेताओं को देते हैं। ये मोटे तौर पर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। वो समझ में कैसे आ रहा है, देखिए, नीट का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के तुरंत बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, ग्रेस मार्क की बातें आ गई, पेपर लीक की बातें आ गई, और एक साथ 67 लोग टॉप हो गए। एक कमरे में बैठ के 4-5 लोग 100% नंबर लेकर आ गए। एक स्टेट बिहार के और झारखंड के स्टूडेंट्स जा कर के गुजरात में एक ही रूम में परीक्षा दे रहे हैं और उनको नंबर मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इसके बावजूद शिक्षा मंत्री ने, जो पहले भी शिक्षा मंत्री थे इस बार भी हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, पेपर लीक जैसी कोई बात ही नहीं, सब गलत है। पहले तो उन्होंने यही कहा। उसके बाद जब उनकी ही पुलिस, यानी देश की पुलिस बोलिए, स्टेट की पुलिस बोलिए, पुलिस जब लाती है सामने कि पेपर लीक हुए, अब तो कबूलनामा सामने आ गया कि 30-32 लाख रुपए ले करके एक दिन पहले क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया, और एक दिन में बच्चे उन क्वेश्चंस को तैयार कर लिए और अगले दिन जा कर के एग्जाम दे लिए। ऐसा बिहार का मामला सब कबूलनामा आ गया, और उन जिन लोगों ने कबूला उसके संबंध राजनीतिक घरानों से हैं, राजनीतिक लोगों से हैं, कहीं पर जेडीयू से हैं, कहीं पर बीजेपी से हैं, और बहुत लिंक खोजने से पुराने समय की सरकार आरजेडी से भी मिल जाएंगी, क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं है कि किसकी सरकार है, इनको मतलब है कि पैसे कैसे बनाए जाएं, और ये पैसे बना रही हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, राजनीतिक लोगों की, और चुनाव में उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है जिसमें ऊंचे स्तर पर राजनीतिक लोग भी हैं, शिक्षा माफिया भी है। अब इसको बेपर्द कौन करेगा? सबका इंटरेस्ट इसकी पर्देदारी में है, बेपर्द करने में नहीं है। तो बड़ा आसान सा तरीका है कि एग्ज़ाम को
रीशेड्यूल कर लो, फिर से एग्जाम ले लो। तो फिर से एग्जाम लेने में भी देखिए, अगर केंद्र सरकार यानी शिक्षा मंत्री ऐलान करते हैं कि हम फिर से एग्जाम लेंगे, तो इसके अपने खतरे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इन्होंने जो कुछ भी वसूला होगा खुद ही कैसे कैंसिल करेंगे। तो ये कोर्ट कैंसिल कर दे, ये उनके लिए मुफीद, हम कैंसिल नहीं करेंगे। अब कोर्ट कर देगा तो इनसे रिकवरी भी नहीं कर पाएंगे गार्जियंस, बोले हम क्या करें, हमने तो आपके बच्चों को पास करवा ही दिया था, नंबर ला ही दिया था, अब कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो हम क्या करें। तो इस हिसाब से सरकार जो है, जो इसमें पॉलिटिशियन शामिल हैं, वो इस एग्जाम को रद्द करने की हिम्मत तब भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अब रद्द करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। सबने कहा कि पेपर लीक हो गया, पटना में एग्जाम्पल आ गए, गुजरात में एग्जाम्पल आ गए, यही नीट परीक्षा के, फिर भी रद्द नहीं करने का क्या कारण हो सकता है। इसको तो जैसे नीट, ये यूजीसी नेट एग्जाम जो परसों परीक्षा हुई और कल रात में रद्द कर दी गई, तो ये तो समझ में आ गया रद्द कर दिया। लेकिन नीट जिसके सारे सबूत मौजूद हैं, प्राइमा फेसी भी मौजूद थे और अब तो कबूलनामा भी आ गया, तब भी सरकार इसको रद्द क्यों नहीं कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है जीनत जी। तो इसे हम ऐसे माने, देखिए सर, एक तो प्रक्रिया ये होती है कि स्टूडेंट्स ने फॉर्म खरीदे और फॉर्म भरे और पूरे एक प्रोसीजर को फॉलो किया। अब 10 लाख में मनचाहा सेंटर मिल जाएगा, एक रूम में 6 बच्चे टॉप कर जाएंगे, स्पेसिफिक जगह पर वो एग्जाम दे देंगे। इसका मतलब तो यही है कि सांठ गांठ है। सबसे बड़ा नेक्सस एग्जामिनेशन को लेकर हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो शिक्षा में है। फिर तो हर किसी के हिस्से का शेयर जाता होगा सर, बच्चे बर्बाद होते रहे। हर स्टेट की यही कहानी, हर भर्ती, हर एग्जाम कोर्ट में शायद लोगों को साइकोलॉजिकली तैयार किया जा रहा है कि आप सब छोड़ दो, कितना लड़ोगे, कहाँ लड़ोगे, क्या हम ये देखें? देखिए, एग्जामिनेशन जो मेडिकल के हो रहे हैं उसमें 40% सीट्स सरकार के पास है और 60% प्राइवेट के पास है, ठीक है। इसको साधारण बच्चों के लिए अब ये मुश्किल है कि प्राइवेट में जाके बहुत ज़्यादा फीस दे के एडमिशन लें, तो साधारण बच्चे मेरिट के हिसाब से सरकारी में जाना पसंद करते हैं जहाँ कम फीस में पढ़ाई कर सकें। अब सरकारी कॉलेजेज के सीट्स भी अगर पैसे वाले क्वेश्चन लीक करा करके खरीद लेंगे, छीन लेंगे आम प्रतिभावान बच्चों से, तो क्या होगा। 100% रिजर्वेशन फॉर द पीपल हु आर रिच, उनके लिए हो गया ना, बिना घोषणा के कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिजर्वेशन है कि जिसके पास पैसा होगा वो प्राइवेट की भी सीट्स लेगा और सरकारी में भी भ्रष्टाचार करके लेगा। तो प्रतिभावान बच्चे क्या करेंगे, इसको एक और तरीके से देखें कि मान लीजिए एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है मेडिकल एग्जाम का, वो जो भी हो 350 हो या इस तरह से कोई क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, तो उस क्वालिफाइंग मार्क्स को पा करके भी यहाँ के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि पैसे देने की भी सीमा है और सीट्स भी लिमिटेड है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसका होगा। तो जिनका नहीं हुआ वो क्या करे। अब वो वही बच्चा अगर चला जाए रूस में पढ़ने के लिए मेडिकल एग्जाम में एडमिशन लेने, चाइना में चला जाए, तो उसका उसी मार्क्स पर वहाँ एडमिशन हो जाता है और वहाँ से वो डॉक्टर बन के आता है। वहाँ पर क्या है, पढ़ाने वाले भी इंडियन ही टीचर होते हैं, मतलब चाइना हो, रसिया हो, कहीं भी, केवल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टूडेंट्स भी इंडिया का ही होता है। यहाँ के लोग विदेश चले जाते हैं और पैसों में देखें तो रूबल आजकल सस्ता है, तो जो यहाँ 35 लाख रुपए लगेगा, 50 लाख रुपए लगेगा, वहाँ शायद 25 लाख में हो जाए, 20 लाख में हो जाए। तो कुछ लोग वहाँ पलायन करते हैं। अब यहाँ सोचिए, सरकार के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है कि हमारा स्टूडेंट, जो हम अगर एडमिशन दे दें, जो में क्वालिफाई भी है, क्वालिफाइड है, मिनिमम क्वालिफिकेशन का नंबर है, लेकिन कंपटीशन के कारण यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो विदेश जा रहा है। तो उस चीज को अगर हम रोकते हैं और अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, तो वो जो विदेश से बन के आएगा डॉक्टर, हम अपने हमारे देश में भी बन सकता है। यानी कमी किसकी है, कमी स्टूडेंट्स की थोड़े है जो विदेश में जाकर के डिग्री ले रहा है, कमी इस देश की है जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, योग्यता होने के बावजूद उसको तरह तरह की चीजों में उलझा करके एडमिशन नहीं दे रहा है।
ये बहुत बड़ी समस्या को बड़े फलक पर देखने की जरूरत है। अगर सबको आप एडमिशन दीजिए जो क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहा है, तो फिर किसी शिक्षा में माफिया के लिए जगह नहीं रह जाएगी। तो इस सिस्टम को शिक्षा माफिया चाहिए, इनको भ्रष्टाचार। आपने देखा होगा एक इकोनॉमिस्ट जो बहुत चर्चा में रही, जो यूपीएससी का साक्षात्कार लेती हैं, वो यूट्यूब वायरल हो रहा है, वो कहती हैं कि भ्रष्टाचार जरूरी है, भ्रष्टाचार होता है तो अर्थव्यवस्था में गति आती है, अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में गति नहीं आएगी, इसीलिए भ्रष्टाचार को व्यवस्था के लिए जरूरी है। यही है एक्चुअल में कैपिटलिस्टिक सोच, पूंजीवादी सोच यही है। वो लोग काला धन वाली व्यवस्था को बनाए रखना ही देश के लिए जरूरी समझते हैं। कुछ लोगों के पास खूब दौलत हो और कुछ लोगों के पास इतना हो जो भ्रष्टाचार का सिस्टम चलाते रहे, और बाकी जो गरीब लोग हैं उनसे मेहनत करवाओ, उसको पढ़ने मत दो, उनसे मजदूरी करवाओ, उनको सस्ता श्रम बना करके रखो। यही पॉलिसी हिंदुस्तान में मजबूत हो रही है। अगर आप हमें वक्त दे तो एक और उदाहरण से इस बात को समझाऊं। नहीं, आप प्लीज बताइए। हाँ, अभी एक और यूट्यूब पर एक शिक्षिका पढ़ा रही है, बहुत संक्षेप में, बहुत मजेदार वीडियो है। वो हरियाणा का उदाहरण रखती है। हरियाणा में सरकार एक स्कीम लेके आई है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए गरीबों को पैसे देगी, ठीक है, 1100 रुपए देगी, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। तो ये स्लोगन बन गया, अब आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, सरकार आपके साथ है, ये स्लोगन बन गया। और सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे को देना होगा 500 रुपया, और उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए सरकार देगी 1100 रुपया। आप समझ रहे हैं? तो एक गरीब का बच्चा जो कि 500 रुपया देने के बजाय 1100 रुपया मिल रहा है, तो वो प्राइवेट स्कूल में ही तो जाएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा, खुश भी होगा मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। और इस बीच में सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे, ठीक है, वहाँ अध्यापक जो है बोझ हो जाएंगे, वो बोलेंगे ये तो आते हैं मटर गश्ती करते हैं चले जाते हैं, पढ़ाना होता नहीं, 2-4 स्टूडेंट है, इतना पैसा हम क्यों कर रहे हैं, बजट का मेरा इतना हिस्सा इस पर जा रहा है, बंद करो इसको, बंद करो। तो क्यों बंद करो, तो इस जितने स्कूल है इसको प्राइवेटाइज कर दो, अंबानी अडानी को दे दो, तो बड़ी संख्या में जो स्कूल होगा वो एक्वायर कर लेगा अंबानी अडानी, और उसके बाद जब एक्वायर कर लेगा तब सरकार धीरे से बोलेगी कि अब सरकार की माली हालत इतनी नहीं है कि आपको 1100 रुपया हम कंटिन्यू करें, वो भी हम वापस लेते हैं। ये बाद की बात कह रहे हैं। फिर क्या हुआ, वो उस गरीब के लिए अपना सरकारी स्कूल भी खत्म हो गया, और अंबानी अडानी का स्कूल उसकी रीच से बाहर हो गया। ये पॉलिसी क्या है, गरीबों को मत पढ़ने दो, इसके लिए बृहत योजना है, क्योंकि गरीबों को केवल श्रमिक बना करके रखो, और पढ़ेगा वही जिसके पास पैसा होगा, जो करप्शन में शामिल होगा, जो करप्शन के सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को फुलफिल कर रहा होगा। यानी मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास, और फिर धनाढ़ी लोग ही पढ़े, उनके ही बच्चे पढ़े। ज्यादा पढ़ा के क्या करेंगे, देश को जितनी जरूरत है उतना पढ़ाओ, क्यों पैसा शिक्षा में खर्च करना। ये साइकोलॉजी है, कैपिटलिस्टिक साइकोलॉजी, इसको समझने की जरूरत है। और ये जो जितने पेपर लीक हो रहे हैं उन सब के पीछे यही साइकोलॉजी काम करता है, यही रैकेट काम करता है, जो सत्ता में रहने वाले लोग, माफिया तत्व, और फिर वो संभ्रांत लोग जिनके बच्चे में प्रतिभा नहीं भी है लेकिन दौलत वाली प्रतिभा है, तो उनके बच्चे इसमें शामिल हो जाएं और उसके बाद में इस कैपिटलिस्टिक सिस्टम को चलाते रहे। ये है पूरे पेपर लीक का। तो इसका लब्बुलवाब ये हुआ कि सत्ता के संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है कि कोई पेपर लीक हो जाए, और बिना सत्ता के मिलीभगत के, हाँ, बिना सत्ता के मिलीभगत के ये संभव नहीं कि निजी स्कूल मनमानी करे। दूसरा, एक एलीट क्लास जिसके पास पैसा है, और मैं ये नहीं कहती कि उनके बच्चे खराब हैं, कुछ हद तक कमजोर होते हैं, तो वो अपने पैसों का दुरुपयोग करते हैं, यही निकल कर आ रहा है। और ये आपने कहा कि सस्ती लेबर बेसिकली बनाए रखने के लिए हमारे गरीब लोगों को षड्यंत्र है। इसका अंत कैसे होगा सर? ऑपोजिशन भी तो बहुत ठंडा ही रहता है, कौन उठाएगा इन मुद्दों को?
आप बताइए, गरीब की तो पहुंच ही नहीं है। पहले तो जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात सबको दिखना चाहिए कि ये हो रहा है। ये बात सबको दिखे तो कि ऐसा हो रहा है, विश्वास तो हो कि हमें गरीब समझ करके पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अभी तो गरीब सोच रहा है कि उसके बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, ये लड़ाई यहाँ पर है, वैचारिक लड़ाई है। आप बच्चे कहने जाएंगे कि उसकी ये कोशिश है, उसकी ये मंशा है, तो आज का जो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहा है, 6ठी 7वीं तक तो पढ़ाएगा ही, 2 4 5 साल पढ़ाएगा, उसके बाद उस स्कूल से वो बाहर जाने की नौबत आएगी। तब भी वो नहीं समझेगा कि उसको बाहर जाने की नौबत क्यों आई। तब भी उसको समझाना मुश्किल होगा कि देखो ये प्लानिंग 5 साल पहले से चल रही थी और ये 5 साल बाद में ये पूरी हो गई। आपके बच्चे 2 4 5 क्लास पढ़ लिए अंग्रेजी मीडियम, अब हिंदी मीडियम पढ़ने का भी आपको अवसर नहीं है। इसके लिए सरकार की वो पॉलिसी जिम्मेदार। ये बात समझाना ही बहुत बड़ा टास्क है। अगर ये बात समझा दी गई जनता को, तो जनता तुरंत अभी के अभी इस सरकार की पॉलिसी से लड़ने के लिए तैयार मिलेगी, खड़ी मिलेगी। लेकिन ये बात समझाना आसान काम नहीं है। अच्छा, मैं ये मानती हूँ प्रेम जी, हम लोग शायद इस बात को इसलिए समझते हैं क्योंकि हम उसी निम्न वर्ग से उठकर आए हैं और सर्वाइविंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा बहुत चीजों को समझते हैं, संघर्ष जो है मिलता जुलता हो। फिर तो वही सवाल सर, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी। क्या हमारा गरीब जो है, ये हमारे गरीब हैं, उन्हें हम नहीं समझा पाएंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा सर इस नेक्सस को एक्सपोज करने की? ऐसा नहीं होता कि लोग समझेंगे नहीं, लेकिन समझने में समय लगता है, भुक्तभोगी बनना पड़ता है, तब जाकर के बात समझ में आती है। भाई हिंदूवाद का नारा, ये तो राम राज ला रहे थे ना, 10 साल में राम राज ले आए क्या? लेकिन 10 साल पहले लोगों को लगता था कि राम राज ला सकती है तो बीजेपी ही ला सकती है, हिंदुत्व बीजेपी ला सकती है, राम रोटी सारी समस्या का समाधान बीजेपी कर सकती है। 10 साल में बहुत लोगों को समझ में आया, बहुत लोगों को समझ में आना बाकी है। तो ये भुक्तभोगी बनने से, लेकिन साथ साथ उस वैचारिक लड़ाई को चलाते रहने से, उनके मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश करते रहने से थोड़ा समय से पहले चीजें समझ में आती है। अगर ये प्रयास खत्म हो जाए तो फिर कभी बात समझ में ही ना आए, लोगों को समझ में नहीं आए, कुछ नया कुछ सामने पेश कर दिया जाएगा, उसमें उलझे रहेंगे हम। एजुकेशन हमें समझ में नहीं आएगा कि एजुकेशन हम क्यों नहीं पा रहे हैं, हमें अपने आप को दोषी ठहराएंगे, पैसा ही नहीं है तो पढ़ें कैसे, सरकार कितना पैसा देगी। अब ये नहीं समझ में आएगा कि सरकार ने ही ये व्यवस्था बनाई है कि हम मेरे पास पैसा ही ना रहे। 5 किलो राशन आप दे करके आप संतुष्ट कर दिए जनता को। तत्काल कोरोना में जरूरत थी, अच्छा लगा 5 किलो राशन लेना, लेकिन 5 किलो राशन लेते रहने से हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी क्या कल को इस 5 किलो राशन लेने हट जाए तो सरवाइव कर पाएगी? ये सवाल अगर जनता नहीं सोचेगी, हम सोचने के लिए उनको विवश नहीं करेंगे, तो वो 5 किलो राशन बांट करके हमारा जिंदगी का जितना हक है कोई और ले जा रहा होगा। हम पर जो बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जीने की सुविधा देने के लिए जो खर्च होने चाहिए वो खर्च नहीं होंगे। 5 किलो राशन दे दिया, रहो जैसे रहना हो। तो ये इससे लड़ाई लड़ना एक बड़ी बात है। शिक्षा, हम लोग शिक्षा पर बात करें, पेपर लीक पर बात करें, पेपर लीक भी उसी पूरे सिस्टम का हिस्सा है कि कैसे अधिसंख्य आम लोगों को नीचे दबे रहने दिया जाए, उसके लिए बनाया जाए, और कैसे कुछ लोग जो क्रीमी लोग हैं वो लोग इस सोसाइटी पर राज करें, वही लोग पढ़ाई करें, वही लोग आराम की जिंदगी जिए, वही लोग विकास के फायदे उठाए, वो लोग एसी में रहे, वो लोग अट्टालिकाओं में रहे, वो लोग हवाई जहाज में रहे, वो लोग विदेश में पिकनिक मनाए, और हमारे देश का लोग बगल वाले जिला में भी जा न सके, चूंकि जाएंगे तो जाने लायक पैसा नहीं है। और अगर जाते, आज आप देखिए थोड़ा सा भटकाव होगा, लेकिन हम ट्रेन में सफर कैसे करें, उतना जंग लड़ करके एक के ऊपर एक चढ़ करके ट्रेन में कैसे जाएं। तो महंगी टिकट भी महंगा है, प्रीमियम है, ये है वो है। हवाई जहाज में चलने की कोशिश करें तो भाई एक आदमी तो किसी तरह चले भी जाए,
4 आदमी का परिवार हो तो चारों का हवाई जहाज का टिकट कहाँ से लाएं? अगर चलिए मिडिल क्लास भी है तो गाड़ी से चलते हैं तो इतना टोल टैक्स देना पड़ता है कि आपको 600-700 रुपया टोल टैक्स दीजिए, 5,000 का पेट्रोल जलाइए, फिर 2-3 आदमी जाके सफर कीजिए, वो भी महंगा है। यानी हमें इस रूप में कर दिया कि बैठो घर में रहो, तुम न ट्रेन से सफर कर सकते हो, न रेल से, न प्लेन से कर सकते हो, न गाड़ी में चढ़ सकते हो। इस हालात में हमको मजबूर कर, हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमारे रिश्तेदार गुजर जा रहे हैं, हम उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम सबको लेके कैसे जाएं, ट्रेन से जाएं कि प्लेन से जाएं कि बस से जाएं, पैसे नहीं है। और हम अपने आप को दोष दे रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं जा सके अपने परिवार में किसी के मृत संस्कार। ये हालात बन चुके हैं, ये बन चुके हैं हालात। लोगों ने स्वीकार कर लिया, शायद मनोस्थिति ऐसी बना दी गई है कि आप जिंदा हैं, यही बड़ी उपलब्धि है। आप क्या ऐसे देखते हैं फिर? और ये बदलाव फिर कैसे आएगा सर? हम तो हर जगह फिर एक साजिशन फंसे हुए हैं ना। हम बुनियादी जरूरतें पूरी कर ले, उसमें ही हम बोलेंगे कि वाह क्या सरकार है, इसने देखिए हम लोग रोटी खा पा रहे हैं। वो कैसे खा रहे हैं वो तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा सर? सोल्यूशन जागरूकता में है, जागरूक करना, जागरूक करते रहना, इसको एक सतत प्रक्रिया से जोड़ना होगा। हम विश्वास करके नहीं चल सकते किसी पर, कोई विश्वास नहीं, हम क्वेश्चन करना हमको सीखना पड़ेगा, हर चीज में सवाल। हम जो सुप्रीम कोर्ट कहती है ना कि चुनाव आयोग पर विश्वास कीजिए, हम नहीं करेंगे विश्वास। सुप्रीम कोर्ट कहता है तो क्या हुआ, हम सवाल करेंगे, जवाब लेके आपको आना होगा। तो हमारी व्यवस्था भी हमको कह रही है विश्वास करो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसका मतलब इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप विश्वास कीजिए, हम अनिल मसीह पर कैसे विश्वास करें बताइए ना? चुनाव आयोग पर विश्वास करने कह रहे हैं, अनिल मसीह पर कैसे विश्वास करें? आपने तो पकड़ के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर प्रेम कुमार ने कुछ कर दिया होता है ऐसा कुछ भी गलत काम तो अभी जेल में होता, लेकिन अनिल मसीह ने पूरा चुनाव लूट लिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। यानी ऊपर वाले लोग जो हैं, चुनाव आयोग के लोग चुनाव आयोग को मदद कर रहे हैं, जुडिशरी के लोग जुडिशरी को मदद कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थान एक दूसरे को का बचाव कर रहे हैं। जनता के लिए कहाँ खड़े हैं? जनता के लिए नहीं खड़े, तो क्वेश्चन करना भी हम छोड़ दें। इसका सबका जवाब है क्वेश्चन करते रहना। सवाल जितने बनेंगे उतनी जल्दी हमें ऐसी समस्याओं से आजादी मिलेगी। इसके आप देखिए, लू है, लू का मौसम है, हीट वेव है, हर जिले में हर दिन 12, 14, 20 लोग तो कम से कम मर रहे हैं, जो आधिकारिक आंकड़े हैं, आधिकारिक आंकड़े। और जो आधिकारिक वो तो पता नहीं चल रहा है, और जो मर भी रहे हैं वो काम करते हुए ड्यूटी में मर रहे हैं, सरकारी नौकरी में काम करते हुए मर रहे हैं, वो अपनी किस्मत समझ के बैठे हुए हैं। भाई अगर इतनी भीषण गर्मी है तो जिंदगी बचाना प्राथमिकता होगी कि नौकरी प्राथमिकता होगी। सरकार को भी सोचना होगा, टाइमिंग बदलना होगा, कुछ करना होगा, इतना घंटा से इतना घंटा तक काम ना कीजिए, दफ्तर मत जाइए, कुछ तो करना होगा। आपातकाल है ना, लू चल रहा है, जिंदगी जा रही है, लेकिन कोई एहतियातन कदम नहीं है। मरता है तो मरने दो। तो हाँ, एकदम भूले हुए, जिंदगी सस्ती हो गई है तो अब एग्जाम और परीक्षा और पेपर क्या बोले, जिंदगी की वैल्यू नहीं है। पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं, और क्या चाहिए? पुलिसकर्मी जो सबको रक्षा करती है वो धूप में काम कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्या करें वो? मैंने देखा कल रात में अपनी बालकनी से लगभग 1:30-2 बज रहे थे, नीचे में बोतल बीनने वाला, कचरा बीनने वाला कचरा बीन रहा था। पत्नी ने कहा कि इतनी रात को ये क्यों कचरा बीन रहा है? हमने कहा मौसम के साथ कॉम्प्रोमाइज है, नहीं कूड़ा बीनेगा तो जिएगा कैसे? तो वो दिन में नहीं जिंदा रहना है, इसलिए दिन में नहीं करना है, इतनी गर्मी में कैसे करेगा? तो वो देर रात में 1:30 बजे 2 बजे कूड़ा बीन रहा है, तो उसने अपने लिए एकोमोडेशन बनाया कि किसी तरह से संघर्ष करना है। पुलिसकर्मी क्या करे? उसको तो धूप में वर्दी में खड़ा रहना है, लू लगना है और मरना है। पुलिस भी नहीं अपने आप को समझा पा रही कि वो अपनी जिंदगी कैसे बचाए, वो जनता की जिंदगी क्या खाक बचाएगी? पुलिस अपनी जिंदगी तो बचा ना पा रही है। समझिए कि किस कहां क्या हालात है। आपको लगता है कि नैतिकता
और जिम्मेदारी लेना है अब की सियासत में कोई जगह है इसकी, या वो दौर कोई और था? क्योंकि अब शिक्षा मंत्री से तो सवाल होंगे, हो भी रहे हैं। विपक्ष को वो कुछ मानते नहीं। आपने राजनाथ जी को तो सुना ही है, इस्तीफे तो इस सरकार में होते ही नहीं। तो फिर मान के चलें कि सरकार जैसा कुछ है, कोई सिस्टम आएगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर देगा, हर खामी का शुद्धिकरण हो जाएगा। देखिए, ऐसा सिस्टम नहीं आएगा, लेकिन तब आएगा जब हम बोलते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, बदलाव होंगे। 100% आइडियल कभी नहीं होता है, लेकिन आइडियल की ओर हम हमेशा बढ़ते हैं। और तो जो सरकार बिल्कुल नकारा है उसको हटाने का रास्ता जनता के पास, फिर दूसरी आएगी, वो भी सही होगी, जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरी को हम अगर जगा के रखेंगे, सवालों से जगा के रखेंगे, तो वो अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा बेहतर समझे। ये प्रक्रिया मजबूत करनी होगी। हमें इंसान को इंसान समझने का जो बेस लाइन है उसको पकड़े रहना होगा, जनता की तरफ से बोलते रहना होगा। नहीं तो वो बेस लाइन ऊपर से तय करेंगे कि अमीर कैसे जिएंगे। भाई, एक्सप्रेस वे बन जाता है, उससे आम आदमी का क्या होता है? आम आदमी का कुछ भला होता है एक्सप्रेस वे से? और एक्सप्रेस वे में सिस्टम है, उस सिस्टम को चलाते रहने का। टोल टैक्स दीजिए, गाड़ी का टैक्स दीजिए, और सारा सिस्टम चलाइए उस सिस्टम के लिए। लेकिन टैक्स तो आम आदमी के पैसे से ना वो तो बनता है एक्सप्रेस वे। तो हमको समझना पड़ेगा, हमको ऊंची ऊंची इमारत और एक्सप्रेस वे नहीं चाहिए। हमको बेसिक सुविधा, पहले शिक्षा दो, स्वास्थ्य जो है, बीमारी जो थोपी जा रही है ऊपर से पोल्यूशन और दुनिया तमाम कारणों से, वो हम बीमारी के लिए नहीं पैदा हुए, बीमारी से जूझने के लिए। हम स्वास्थ्य चाहिए हमको, और उसके बाद में बिजली, पानी और मिनिमम खान पान, और तब फिर कुछ और सांस्कृतिक जरूरत और तमाम चीजें। ये बेसलाइन हम छोड़ चुके हैं। हम तो रोटी कपड़ा में भी बल्कि उलझे हुए नहीं बोल सकते, उसको भी त्याग चुके हैं। ये बहुत खराब हालात में है, और दुनिया तमाम राजनीतिक बातों में उलझे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं, जाति पाति में उलझे हुए हैं, भाषा का भेद में उलझे हुए हैं, और विश्व गुरु बन रहे हैं इस हालात में। बताइए, ये देश विश्व गुरु बनने लायक है? अरे, कोई आपको दोस्त बनाना न चाहे, गुरु बनाना तो बहुत दूर की बात है। भरोसे के लायक नहीं। जो अपनी जनता का भला नहीं कर रहा, दुनिया का क्या भला करेगा? कौन दोस्त बनाएगा? जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। एक बहुत छोटा सा सवाल ले लेती हूँ सर। जो लोग गलत तरीके से चाहे नीट में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर भी यूजीसी नेट भी अब तो देखिए कटघरे में, अब यूपीएससी कई बार लगता है सवालों के घेरे में, यूपीएससी ना आ जाए। वो लोग कितना करप्शन करते होंगे, कितना, मतलब क्या ही करते होंगे। देखिए, यूपीएससी का नाम लिया, हमने आपको उदाहरण दिया थोड़ी देर पहले। यूपीएससी में इंटरव्यू लेने वाली एजुकेशन इकोनॉमिक्स की स्कॉलर वो कह रही हैं कि भ्रष्टाचार इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है। तो यूपीएससी कैसे इन चीजों से मुक्त होगा? आप सोचिए, जब इंटरव्यू लेने वाला भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहा है, तो वो खुद के लिए क्यों नहीं करप्शन करेगा, या कर रहा होगा? तो हम नहीं मानते कि यूपीएससी इनसे मुक्त है। पता नहीं चला है, देर सवेर पता चलेगा। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े, और ये बात आपने अच्छी कही कि हमें बोलते रहना होगा, चाहे कोई सुने या ना सुने, लेकिन बोलने का असर होगा। लोग ये समझे कि उनका कैसे शोषण हो रहा है, कैसे खाई बड़ी की जा रही है, गरीब गरीब रह जाए, मजदूर मजदूर रह जाए, ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है, और बिना सरकार के संरक्षण के, मिलीभगत के संभव नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे प्रेम जी, जरूर बोलेंगे। और अनिल मसीह जैसे लोगों पर भरोसा न कल था, न आज है, न भविष्य में होगा। और आपने अच्छा कहा कि सुप्रीम कोर्ट भरोसा रखने की बातें करता रहे, लेकिन सवाल पूछना तो हमारे अधिकार में है, उस पर सुप्रीम कोर्ट बंधन नहीं लगा सकता। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े, और बेहद ही महत्वपूर्ण ये विषय था। एक सरकार जो है, जो अपने आप को बहुत मजबूत सरकार कहती है, वो पेपर नहीं करा पा रही है, उसे एक बार शीशा जरूर देखना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के शिक्षा मंत्री को, कि वो क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।